ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। क्या पटना की वक्फ बचाओ रैली को बीजेपी 80-20 वाले प्रयोग का ट्रिगर पॉइंट बनाने की कोशिश में जुटी हुई है? बीजेपी की समाजवादी वर्सेस नमाजवादी वाली रणनीति आखिर क्या है? आज इसका विश्लेषण भी आपके लिए होगा। वक्फ संशोधन कानून के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव क्या बीजेपी और एनडीए के लिए परीक्षा की तरह है? विपक्ष के मुस्लिम वोट में बीजेपी को क्या उम्मीद दिख रही है? इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। आम भारतीयों पर भारी वीआईपी कल्चर की 3 तस्वीरें आज आपके सामने रखेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे नेताजी की कार को रास्ता दिया जाता है और डेड बॉडी रखी एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कथा, कैश और कलेश। आज सबसे पहले बात बिहार में बीजेपी के 80-20 वाले चुनावी फॉर्मूले की करेंगे। इसके केंद्र में समाजवादी वर्सेस नमाजवादी वाली पॉलिटिकल फाइट है। यूपी की तरह बिहार की चुनावी लड़ाई भी 80-20 वाले समीकरणों की तरह जाती हुई उस तरफ दिखाई दे रही है। इसका ट्रेलर रविवार को पटना के गांधी मैदान में हुई रैली के बाद से दिखना शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया जैसे मुस्लिम संगठनों ने इस रैली का आयोजन किया था, लेकिन विपक्ष ने इसे अपने शक्ति प्रदर्शन का हथियार बना लिया। रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद और एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जैसे विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस रैली से वक्फ संशोधन कानून और एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। दावा किया गया कि रैली में बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल समेत कई राज्यों से 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। अब विपक्ष की वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ रैली बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने रैली को लेकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों तरफ से जो जुबानी जंग शुरू हुई, उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले आप जरा वो देख लीजिए। और ये शब्द हैं कूड़ेदान, शरिया कानून, नागपुरिया कानून, समाजवादी, नमाजवादी, मौलवी का चोला, संविधान का मजाक, सीरिया, इराक, इसके अलावा सऊदी अरब, तुर्की, आतंकी, राष्ट्रवादियों के बाप, ना नौ मन घी होगा, न राधा नाचेगी, आदम गोंडवी। ये वो कीवर्ड्स हैं जो बीजेपी और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच इस 80-20 वाली पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी। इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाने फेंकने का काम करेगा। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। मोदी जी, इस मुल्क में सिर्फ मोहब्बत बचेगी और एक हाथ में गीता कुरान होगा और एक हाथ में संविधान होगा। लालू यादव परिवारवादी बन गए। अब बेटा परिवारवादी से और नवाजवादी अपने को घोषित कर लिए। बिहार है, ये बीजेपी ना भूले। सरिया कानून से देश नहीं चलेगा तो नफरतवादी कानून और नागपुरिया कानून से भी देश नहीं चलेगा। आप बार बार कहते हो अब समाजवाद आप हटाने की बात है, अगर समाजवाद का मतलब क्या है? समाज के अंदर रहने वाले सब लोगों को समान अधिकार की। आप तो 90 बनाम 10 पे चलाना चाहते हो। 10% लोग राज करें और 90% लोग गुलामी करें। बिहार में एनडीए ने मुसलमानों की जितनी आबादी उसके 65% आबादी को आरक्षण देकर अति पिछड़ा बनाया। 35% बच गए थे, उनको आदरणीय मोदी जी ने आरक्षण देकर इस देश में स्थापित किया। हम सबका सब साथ की बात करते हैं, हम 100% वोट की बात करते हैं। बीजेपी ने अपने एक जुबानी तीर से विपक्ष के खिलाफ कई निशाने साधने की कोशिश की है। यूपी में कथावाचकों की जाति पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। विपक्ष इस लड़ाई को समाजवादियों के अपमान से जोड़ रहा है। बीजेपी ने विपक्ष के इस दाव को नमाजवादी वाले आरोपों से उसके तीर से घायल करने का काम किया है।
विपक्ष का दूसरा मुद्दा संविधान बचाओ की लड़ाई है। इसके खिलाफ बीजेपी शरिया कानून लागू करने के आरोपों वाला तीर अपने तरकश से निकाल लाई है। यानी मॉनसून के सीजन में भी यूपी से लेकर बिहार तक 80-20 वाली पॉलिटिकल फाइट का तापमान गर्म है। लेकिन बिहार में 80-20 वाला फॉर्मूला कैसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है, अब आपको वो बताते हैं। देखिए, बिहार में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि वक्फ विरोध के नाम पर मुस्लिम वोटों को एक मुश्त अपने पाले में किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी जो इस कवायद में जुटी हुई है कि नमाजवादी या शरिया कानून लागू करने वाले आरोप लगाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। महागठबंधन की नजर जेडीयू के मुस्लिम वोट पर है। उसका मानना है कि नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने के बाद मुस्लिम जेडीयू से नाराज होकर आरजेडी या महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का दाव यह है कि वो नीतीश के रुख का फायदा उठाकर हिंदू वोटों को एकजुट कर एनडीए के पाले में लाना चाहती है। महागठबंधन को उम्मीद इस बात की है कि मुस्लिम, पिछड़ा और दलितों को साध कर वो एनडीए को सत्ता से बाहर कर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस जातियों से ज्यादा धर्म वाले कार्ड को कैश कराने का है, क्योंकि धर्म कार्ड के सहारे वो मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी समुदायों के वोट को अपनी तरफ खींच सकती है। मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में जाति और संविधान पर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। जाति से लेकर संविधान तक छिड़ी इस लड़ाई में समाजवाद कॉमन है। अब विपक्ष के इसी समाजवाद पर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी कवि अदम गोंडवी की लाइनों के बहाने बड़ा हमला बोला। आप सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। समाजवाद के बारे में एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवादी विचारधारा में आए हुए विकार पे दुखी होकर एक कविता लिखी थी। तो अदम गोंडवी जी, ये उनका वाक्य है, मेरा नहीं, ये समाजवादी कवि थे। उन्होंने लिखा था, काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास। काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उनके शब्द हैं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अगर आज जो बिहार में हुआ है उसको देखकर मेरे मन में भाव आता तो मैं एक पंक्ति इसके आगे अपने मन से इसको समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा कि पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, पक्के नमाजवादी हैं राजद हो या कांग्रेस, कितनी तड़प है कटमुल्ला वोटों की प्यास में। बीजेपी के आरोपों के बीच बिहार में क्यों 80-20 वाला प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए बिहार की आबादी और बीते चुनाव नतीजों के समीकरणों पर गौर करना जरूरी है। कैसे विपक्ष की वक्फ बचाओ रणनीति को बीजेपी अपना ट्रिगर पॉइंट बनाने की कोशिश में जुटी है और अपनी सबसे मजबूत पिच के लिहाज से फील्डिंग सेट कर रही है। उधर ओवैसी के महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ने की खबरों ने भी विपक्ष के खिलाफ एनडीए के आरोपों की धार को और तेज करने का काम किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना के गांधी मैदान में मंच मुस्लिम संगठनों का सजा था। महागठबंधन के नेताओं ने इसे अपने शक्ति प्रदर्शन का हथियार बना लिया। वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ की रैली से महागठबंधन के नेताओं ने जो हुंकार भरी, उसकी गूंज दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई दी। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। विपक्ष ने रैली के मंच से बीजेपी और एनडीए सरकार के खिलाफ आरोपों के तीर चलाए, तो बीजेपी ने विपक्ष की रैली से अपने लिए सियासी विटामिन खोजने शुरू कर दिए। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि ये देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। कुरान में तो ये कहा गया है, जितना हो सके खर्च करो, होल्ड मत करो। वक्फ का मतलब अरबी में होता है होल्ड करना। इस्लामी अकीदे में तो कहा गया अनफिकूफी सबीउल्लाह, यानी जो है खर्च करो। परंतु आप क्या कहते हैं, जो है जोड़ लो और मुल्ला मौलवियों के कदमों में जाके अर्पित कर दो, ताकि बदले में वोट की सियासत हो सके। आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम की नजर बिहार के मुस्लिम वोटों पर है। जेडीयू के वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद ये तीनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं।
इस सांप्रदायिक सरकार को हटाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी ये है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। ये मेरी अपने विचारधारा के अनुरूप हमने एक प्रपोजल दिया है। दरअसल यहीं से 80-20 फॉर्मूला की पिच तैयार हो रही है। बिहार में हिंदू आबादी करीब 82% है। इसके अलावा मुस्लिमों की आबादी करीब 18% है और इनमें भी 73% ऐसे हैं जो पसमानदा मुसलमान हैं। बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है। ऐसी सीटों की संख्या 54 है। इन पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। बिहार के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो मुस्लिम आरजेडी और कांग्रेस को वोट करता है। बीते लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को मुसलमानों का 87% वोट मिला, जबकि जेडीयू बीजेपी अलायंस को 12%। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 76%, तो जेडीयू बीजेपी वाले एनडीए को 5% मुस्लिम वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 80 और जेडीयू बीजेपी अलायंस को 6% मुस्लिम वोट मिला। अब वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में पहला चुनाव है। इसे बिहार में वक्फ संशोधन कानून की परीक्षा की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस कानून का समर्थन किया है, जबकि कुछ मुस्लिम संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ 2014 के लोकसभा और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालना भी जरूरी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ी तो 80% मुस्लिम वोट इनके खाते में गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले जेडीयू को 23.50% और महागठबंधन को 65% मुस्लिम वोट मिला। यानी बीजेपी के साथ जाने पर जेडीयू का मुस्लिम वोट ग्राफ घटता रहा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अगर नीतीश के रुख से मुस्लिम जेडीयू से दूर जाता है तो हिंदू वोटों को एकजुट कर अपने पाले में लाया जा सकता है। बीजेपी निश्चित रूप से बिहार में भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश करेगी और वक्फ बिल एक उसका हथियार है। ये जितना मुसलमानों के बाकी भले के लिए है उससे ज़्यादा पॉलिटिकल है और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार इस बार थोड़े घाटे में रहेंगे, क्योंकि अब तक उनको मुसलमानों का वोट मिल जाता था। इस बार वक्फ बिल के बाद और विपक्षी इशू गठजोड़ के बाद उनको वो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन की गुंजाइश भरपूर है। यही वजह है कि बीजेपी वक्फ बचाओ रैली के बहाने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक है। नमाजवादी और शरिया कानून लाने के आरोप लगाकर धार्मिक कार्ड से महागठबंधन की रणनीति को फेल करने की कोशिश में जुटी है। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर का मतलब है ऊंचे पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी, नेता और मशहूर हस्तियों को दिए जाने वाला विशेष व्यवहार और विशेषाधिकार। लेकिन कई बार ये वीआईपी कल्चर आम लोगों की मौत का कारण बन जाता है या फिर इसकी वजह से आम आदमी को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज आम भारतीयों पर भारी वीआईपी कल्चर की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। यूपी के हमीरपुर में वीआईपी कल्चर की वजह से शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को पुल पर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद परिवार शव को 1 किलोमीटर तक पैदल स्ट्रेचर पर लेकर गया। वीआईपी कल्चर देखिए, उसी वक्त उसी पुल पर बीजेपी विधायक की कार को गुजरने दिया जाता है। ऐसा ही वीआईपी कल्चर पुरी में भी दिखा। पुरी रथ यात्रा में मची भगदड़ से 3 लोग तड़प तड़प कर मर गए। अब कांग्रेस कह रही है कि वीआईपी कल्चर इस भगदड़ का जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच वीआईपी आ गए। तीसरी घटना मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां पर वीआईपी कल्चर ने तो नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर लंबे जाम ने 3 लोगों की जान ली। कई घंटे तक लोग इस जाम में फंसे रहे और लोग मरते रहे। लेकिन अगर कोई वीआईपी इस जाम में फंसा होता तब भी क्या उसके साथ ऐसा ही होता? भारत में वीआईपी कल्चर आज भी अपने चरम पर है, जिसका खामियाजा आपके और मेरे जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस वीआईपी कल्चर का विश्लेषण करेंगे। वीआईपी कल्चर के आगे मर गई है इंसानियत। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एम्बुलेंस में कौन सांसें गिन रहा है, कौन शव को ले जा रहा है। सबको नेताजी की पड़ी है, बस नेताजी की गाड़ी निकलनी चाहिए।
हमीरपुर में मृतक महिला का बेटा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन जिंदा होकर भी मर चुके कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा। थक हार कर मजबूरन बेटे ने शव को स्ट्रेचर पर रखा और उदास मन से 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर पुल पार किया। इंसानियत का जनाजा निकल रहा था और सदर विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी उसी पुल पर पर्राटा भर रही थी। बेटा अपनी मां के शव को पैदल ले जा रहा था और कर्मचारी बीजेपी विधायक के लिए रास्ता बना रहे थे, बैरिकेड्स हटा रहे थे। दरअसल जिस पुल पर एम्बुलेंस को रोका गया था उसे मरम्मत की वजह से बंद किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के लिए नियम कानून बता दिए गए और विधायक के लिए नियम कानून तोड़ दिए गए। ये दो घटनाओं को अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको जोड़ करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरकार की छवि धूमिल करने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि गाड़ी में वो नहीं थे और उनकी गाड़ी सुबह 6:30 बजे के आसपास निकली थी। उस वक्त पुल बंद नहीं था, जिस पर अब विपक्ष ने भी बीजेपी को घेर लिया है। आए दिन सुनने में मिल रहा है कि जब रास्ता रोका गया तो एम्बुलेंस में लोगों की मौत हो रही है। यानी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ये वीआईपी कल्चर। तो इसे तुरंत इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। वीआईपी कल्चर ने ली पुरी में 3 की जान। ओडिशा के पुरी में रविवार को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समय एक बड़ा हादसा हुआ था। अचानक भगदड़ मची और 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। लेकिन इस भगदड़ के पीछे भी वीआईपी कल्चर को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि भगवान और भक्तों के बीच वीआईपी कल्चर आ गया है, जिसकी वजह से भक्तों की जान गई है। ओवरऑल देखेंगे तो डिवोटी सेंट्रिक होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में वीआईपी लोग रह गए। जिन लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई करें। दरअसल शनिवार और रविवार को वीकेंड होने की वजह से भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ बढ़ने की वजह से एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट हो रही थी, जिसके बाद एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया और वहीं से वीआईपी एंट्री कराई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से व्यवस्था चरमराई और भगदड़ मची। जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा है, मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। ये लापरवाही माफ करने लायक नहीं है। भारत एक वीआईपी प्रधान देश बन गया है, जहां अस्पताल से लेकर मंदिर तक में वीआईपी दर्शन का रिवाज चल रहा है, जिसका खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो आप और हम जैसे आम लोग हैं। ये देखने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक वीआईपी प्रधान देश है, जहां वीआईपी लोगों को एक ऐसा प्रीमियम कार्ड मिलता है जिसका वो देश में हर जगह बेरोक टोक इस्तेमाल करते हैं। ये प्रीमियम वीआईपी कार्ड कहां कहां कैश होता है, अब उसके कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। देखिए, वीआईपी रूट लगता है तो सड़क बंद कर दी जाती है। वीआईपी काफिला गुजरने के बाद ही सड़कों को खोला जाता है, तब तक पब्लिक जाम में फंसी रहती है, सड़क पर खड़ी रहती है। देश के बड़े बड़े मंदिरों में बाकायदा वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, जहां वीआईपी के लिए अलग गेट होता है, जहां ना भीड़ होती है और ना ही कहीं रुकने का कोई झंझट। लेकिन जनता को क्या मिलता है? उसे मिलता है घंटों का इंतजार। मंदिरों के बाहर खड़ी हुई जनता इस इंतजार में कि भगवान के दर्शन हो जाए। अस्पतालों में वीआईपी के लिए कोई लाइन नहीं लगती, लेकिन आप और हम जैसे लोगों को इलाज कराने में सालों लग जाते हैं। ट्रेन और हवाई सफर में भी वीआईपी कल्चर हावी है, लेकिन जनता को टिकट के लिए भी भटकना पड़ता है। ट्रेनों में रिजर्वेशन तक नहीं मिलता। वीआईपी लोगों के पास 24 घंटे सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन हमारे ही देश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 153 पुलिसकर्मी हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वीआईपी सिस्टम में इंतजार कराया जाता है और आम जनता के सिस्टम में इंतजार करना पड़ता है। ये तो हमने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए हैं। वीआईपी को मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट की लिस्ट तो बहुत लंबी है।
आप देखिए, वीआईपी कल्चर को लेकर पिछले साल लोकल सर्कल्स नाम की एक एजेंसी ने सर्वे किया था और इस सर्वे के मुताबिक सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले 91% लोगों ने कहा कि हमारे देश में वीआईपी संस्कृति हावी है। 70% लोगों ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट या फ्लाइट में वीआईपी संस्कृति का अनुभव किया है। सरकारी दफ्तरों में जाने वाले 83% लोगों ने कहा कि वो वीआईपी संस्कृति से घिरे हुए हैं। 25% लोगों ने कहा कि अस्पतालों में वीआईपी कल्चर दिखता है। 70% ने ये माना, इससे भी ज्यादा लोगों ने ये माना कि धार्मिक स्थलों पर वीआईपी कल्चर हावी है। और इस सर्वे में 64% लोगों ने ये माना कि हमारे देश में वीआईपी कल्चर कम नहीं हो रहा है। वीआईपी कल्चर से सबसे ज्यादा आम जनता परेशान है, इसीलिए आज हम इसी सवाल को लेकर जनता के बीच गए। सुनिए लोगों ने वीआईपी कल्चर को लेकर क्या कहा। यहाँ तो दादागिरी चल रही है, अपने मर्जी से जो मर्जी होता है, कहीं रोड बंद कर दिए, कहीं खोल दिए। उनको तो पता नहीं चलता है कि जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसलिए जहाँ जाए जाए वहाँ ही किया जाए। हर जगह नहीं वीआईपी का ये होना चाहिए। एम्बुलेंस को और ये 100 वाली वाहनों को कम से कम जाने देने चाहिए। कल तक तो ये आम पब्लिक थे हमारे आपकी तरह से, जैसे मंत्री बन जाते हैं वैसे इनको जान के खतरा हो जाता है। एम्बुलेंस फंस जाती है रोड पे, ट्रैफिक इतना जाम होता है, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कहीं पहुंचना। मे बी डॉक्टर है, हॉस्पिटल पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। और अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया ओपिनियन का। हमीरपुर की घटना और पुरी में हुई भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीआईपी खुद को देश का राजा समझते हैं और जनता को प्रजा। हमीरपुर की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। वीआईपी कल्चर आम इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और सरकारें भी सिर्फ वीआईपी की परवाह करती हैं, आम इंसान की नहीं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। इन्हें चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते वो धीरेन्द्र शास्त्री। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया तो बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन। तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 120 की पहनेंगे, अटरी के बरे मुंह सर चल। कथा पर शुरू हुआ कलेश अब कैश तक पहुंच गया है। 21 जून को यूपी के इटावा में कथावाचक के अपमान के साथ शुरू हुआ विवाद एक कदम और आगे बढ़ गया है, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे बाबा बागेश्वर पर टेबल के नीचे से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा दिया। यह तस्वीर अब पूरे देश के जहन में छप चुकी है, जब यूपी के इटावा में एक धार्मिक आयोजन के दौरान कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ मारपीट और बेहद अपमानजनक व्यवहार हुआ था। उनका सिर मुंडवा दिया गया था। कथित तौर पर मुकुटमणि ने अपनी जाति छिपाई थी और जब जाति का पता चला तो हंगामा खड़ा हो गया। इस विवाद पर अखिलेश यादव खुलकर सामने आए और पूछा कि कहां लिखा है कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही है। और इसके बाद तो इस मुद्दे पर सियासी तापमान उबाल मारने लगा। रविवार को जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बाबा बागेश्वर का नाम लेकर ऐसा आरोप लगाया कि हड़कंप मच गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कथा, कलेश और कैश की ये पूरी कहानी। राउंड 1। लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों सुनो कान खोलकर, हम दान लेते हैं, यस। हम दक्षिणा लेते हैं, यस। राउंड 2। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे।
हम कथा का भी दक्षिणा लेते हैं। यस, जब 2 कौड़ी के एक्टिंग करने वाले लोग करोड़ों ले सकते हैं तो हम भी लेते हैं। समझ तो आप गए ही होंगे कि कथावाचक विवाद का नया चेहरा बन गए हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं, बाबा के जलवे हैं। अरे भाई, कभी विचार तो करो, जिस आदमी पर तुम कमेंट कर रहे हो उस आदमी को जीवन को देखने की कोशिश तो करो। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भला बाबा बागेश्वर कथावाचक विवाद का चेहरा क्यों बन गए हैं? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ अखिलेश यादव का बाबा बागेश्वर पर हमला नहीं है, बल्कि हमले के पीछे उनका विदेश दौरा भी है। तस्वीरें जून महीने की ही हैं, जब बाबा बागेश्वर कथा सुनाने के लिए न्यूजीलैंड की धरती पर पधारे थे। एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था, लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये काले रंग की इससे हम विचलित भी नहीं हुए। तुम ये मत समझना कि तुमने फोटो या वीडियो डाल दिया तो हम विचलित हो गए, नहीं। हमें तो बड़ा मजा आया कि तो कम से कम तुम्हें हमारी ऐसी याद तो आई। जब बाबा के कान तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने मंच से ही ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि 60,000 की जैकेट से पेट में दर्द हो रहा है तो वो 1,20,000 की जैकेट पहनकर दिखाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया में हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। तो एक बच्ची दीक्षा लिए है, उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार, कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60,000 की जैकेट पहन लो, और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो। भारत से हजारों किलोमीटर दूर, लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा देश है, मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया, फिजी में, जहां भारतीय मूल के लोग यहां पर सनातन संस्कृति का निरंतर कार्य कर रहे हैं। देश बड़ा प्यारा है, टापू है, समुद्र का किनारा है, चारों तरफ हरियाली है, प्रसन्नता है, शांति है, पर खुशबू तो भारत जैसी है। लेकिन भारत तो भारत है, बड़ी याद आ रही है। ठीक सुना आपने, बाबा बागेश्वर फिजी पहुंचे तो थे कथा सुनाने, लेकिन गुच्ची का चश्मा सुर्खियां बटोर ले गया। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात पर भी सफाई पेश की कि इतना महंगा चश्मा लगाने की नौबत क्यों आई थी।
जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा ब्रांड कितना महंगा है, इसका पूरा अध्ययन कर रखा था। इसीलिए ट्रोलर्स को चेतावनी देने के लिए बाबा ने प्राणा वाले हथियार का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े नचइये जो समाज को दारू पीने का उपदेश देते हैं, जो सिगरेट पी करके बच्चों को बर्बाद करते हैं और गंदी गंदी मूवी बनाकर तुम्हारे ही पैसों की टिकटों से ऐस आराम करते हैं, उन पर कमेंट करने में तो तेरी नानी मर जाती होगी, पर सनातन के लिए तो तुम्हें तुरंत मजा आ जाता है। हिंदुओं पे कमेंट करने में तुम्हें तुरंत तुम्हारी टाइप शुरू हो जाती है, ठटरी के बरे। और अब दोबारा फोटो अपलोड की हमारी, तो अगली बार पराडा का चश्मा मिलेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर पूरे 1 महीने तक 3 देशों की विदेश यात्रा पर थे, फिजी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे पर बाबा बागेश्वर ने जब महंगे ब्रांड की चीजों का इस्तेमाल किया तो लोग सवाल पूछने लगे कि भला कोई साधु संत गुच्ची का चश्मा क्यों लगा रहा है। सवाल पूछे गए तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ही अंदाज में इन सवालों का सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ये भी बताया कि वो आगे और भी ज्यादा महंगे ब्रांड पहनते रहेंगे और उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगली बार वीडियो तूने बनाया बेटा तो जैक्सन की जैकेट मिलेगी तुझे। हाँ, और हम पढ़ के आए हैं, ये भी सुन ले, और ऑनलाइन देख के आए हैं कि महंगा ब्रांड कौन सा है। हाँ, तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के ब्रांड को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, और इस सवाल के जवाब के लिए पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की हैं, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डर्ट बाइक की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जिनका मन सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है, और जो सच्चा होता है वो थोड़ा बच्चा होता है। दरअसल हिंदुस्तान में साधु संतों को जिस सादगी के साथ देखा गया है, उसमें किसी बाबा का इस तरह से आधुनिक गाड़ियों की सवारी करने वाली तस्वीर उस छवि के साथ मेल नहीं खाती जिसमें बाबा तमाम तरह के सांसारिक माया मोह को त्याग कर बेहद सादगी के साथ जीवन बिताने की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे विवाद पर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये भक्तों की श्रद्धा है जो उन्हें इस तरह के अनुभव देती है। हमको शौक की जिंदगी पसंद भी नहीं, साधु की जिंदगी पसंद है, लेकिन बच्चों का मन होता है कि गुरुजी थोड़ा आप अपने लिए भी जी लो, तो थोड़ा उनका मन प्रसन्न करने के लिए कर देते हैं। हमें शौक नहीं है भैया, हम तो हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए मर रहे हैं। 26 जून को बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 1 महीने का लंबा दौरा खत्म हुआ है और वो देश लौट आए हैं। और देश में तो कथावाचक के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कथावाचकों से मारपीट का मामला तो 21 जून का है, लेकिन अखिलेश यादव ने कथावाचकों की मोटी फीस का मुद्दा उछालकर
इसमें धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री करवा दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कबूल किया है कि हाँ, वो फीस लेते हैं और गरीब बच्चियों के कल्याण के लिए लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री का इस विवाद में नाम लेने के पीछे उनकी बढ़ती लोकप्रियता और महंगे ब्रांड इस्तेमाल करने का कनेक्शन है, या फिर अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का एक मौका मिल गया है। तस्वीरें 25 जून की हैं, जब अखिलेश यादव ने जिन कथावाचकों का अपमान हुआ था उन्हें अपने मंच पर बुलाया और हारमोनियम ढोलक देकर सम्मान किया था। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया, और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में, आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक तस्वीर को भी समझ लेते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता कथावाचकों को यादव बताकर अपने कोर वोट को साध रही है। इसके साथ ही पीडीए में शामिल पिछड़ा, दलित समेत अन्य जातियों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जबकि बीजेपी ब्राह्मण राजपूत वोट बैंक को साथ रखते हुए पिछड़ों और दलितों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है। हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर अखिलेश को एक ऐसे चेहरे के तौर पर मिले हैं जिससे वो बीजेपी को घेर सकते हैं। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार बीजेपी को सूट करती है, और यही वजह है कि बाबा चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, उनके मंच पर बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ दिखाई देता है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वजों की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचक वाले मामले पर क्या कहा था, जरा सुनिए। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसीलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। सनातन का झंडा उठाकर चलने वाले धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति की धुरी अक्सर बनते रहे हैं, और ये बेहद कम वक्त में हुआ है। कैसे, ये समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री की पहली कथा का बताया जाता है, जब रोशनी के ठीक से इंतजाम तक नहीं थे। एक अंधेरे से कमरे में धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से ही वक्त में धीरेन्द्र शास्त्री का रुतबा ऐसा बढ़ा कि हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक उनकी तूती बोलने लगी। कहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 साल के हुए तभी से प्रवचन देना शुरू कर दिया था, और 7 साल पहले तक छतरपुर के गड़ा गांव में साइकिल और
मोटरसाइकिल पर दिखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब बेहद महंगी और लग्जरी गाड़ियों में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि अब उनके दरबार में पर्ची लगाने और नंबर लगाने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखते हैं। बाबा के दरबार में लगने वाली भीड़ सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश दौरों में भी दिखाई देती है। यूपी में चुनाव 2027 में होने अभी करीब 20 महीनों का वक्त बचा हुआ है। माना यह जा रहा है कि इन मुद्दों को हवा देकर अभी से ही चुनावी पिच सजाने की तैयारी हो रही है। ब्राह्मण बनाम यादव का विवाद अभी लंबा चलेगा क्योंकि इस विवाद में नेताओं को वोट की खुशबू आ रही है। फिलहाल भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।